स्वागत है आप सभी लोगों का। कुछ टाइम से मुझे कुछ मैसेज रिसीव हो रहे थे और उन मैसेज का एक ट्रेंड मुझे फील हुआ और वो ट्रेंड था कि सेल्फ डाउट का। अब जैसे जैसे आपके एग्ज़ाम्स पास आ रहे हैं ऐसा लग रहा हो रहा है, कुछ लोगों का ये भी डाउट है या फ्रस्ट्रेशन कह सकते हो कि उनका जो एग्ज़ाम डेट है वो आ नहीं रही है, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो। इन जनरल वे में हम बात कर रहे हैं। बट मैं एक चीज़ यहाँ पे आपको कहना चाहूँगा डेट से लेके कि हो सकता है आपकी ये डेट पोस्टपोन हो रही है, बट आप ट्राई करो कि इस बार जितना इंतज़ार करना है आपको एग्ज़ाम का इंतज़ार कर लें, बट आप ये कोशिश करो कि नेक्स्ट टाइम आपको किसी दूसरे एग्ज़ाम के डेट का इंतज़ार ना करना पड़े, आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाए। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा डेट के बारे में, क्योंकि डेट मेरे हाथ में भी नहीं है, आपके हाथ में भी नहीं है। जो चीज़ें हमारे हैंड में नहीं है उसके बारे में हमें कम सोचना चाहिए, उस चीज़ पर फोकस करना चाहिए जिसको हम बदल सकते हैं। अब यहाँ पे जिस ट्रेंड की मैं बात कर रहा था, कुछ लोग मुझे मैसेज कर रहे थे कि अभी वो पढ़ाई स्टार्ट करना चाहते हैं, चूँकि एग्ज़ाम डिले हो रहा है तो कहाँ से शुरू करें। कुछ लोगों का ये डाउट था कि कुछ सिलेबस वो कर चुके हैं, कुछ सिलेबस बाकी है, समझ में नहीं आ रहा है उसको कहाँ से करें, कुछ सिलेबस उनको नहीं मिल रहा है वो कहाँ से करें। कुछ लोगों का ये डाउट था कि हमने तो पूरा सिलेबस कर लिया है, रिवाइज़ नहीं कर पा रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, कहाँ से करें। कुछ लोगों का ये डाउट था कि सिलेबस तो हमने कर लिया है, क्या आउट ऑफ सिलेबस की भी चीज़ें पूछी जाती हैं, हमको वो करना चाहिए। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सिलेबस ना देखें, सिर्फ जो भी बुक उठा लिया वो पढ़ना शुरू कर दें। तो एक चीज़ तो मैं आपको एश्योरिटी के साथ कहता हूँ कि सिलेबस से बाहर का कुछ भी नहीं आता है, आपको सिलेबस के बाहर का नहीं पढ़ना है। अब क्या 100% नहीं आता है? नहीं, आ सकता है। जो आपको फील होता हो कि सिलेबस का है, सिलेबस का नहीं है, और जिसने एग्ज़ाम पेपर बनाया उसको ये फील होता हो कि ये भी सिलेबस का है, ऐसा कभी कभी कन्फ्यूज़न होता है। तो हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कब आपको उस पोर्शन को करना है, कब आपको सिलेबस वाले पोर्शन को करना है, और सिलेबस वाले पोर्शन में कौन सा पोर्शन आपको पहले करना है। ये सारी चीज़ें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और इन जनरल वे में डिस्कस करेंगे सारे एग्ज़ाम के लिए। इससे पहले मैं आपको अपना डिस्क्लेमर बता देता हूँ कि देखिए, एक चीज़ आपको समझना है कि नहीं मैं कथावाचक हूँ और ना ही आप मेरे भक्त हो, तो यहाँ पे मैं प्रवचन नहीं कहने वाला हूँ। जो भी मैं कहूँगा वो प्रैक्टिकल होगा, वेल रिसर्च होगा। हो सकता है वो मेरे एक्सपीरियंस हो या किसी और के एक्सपीरियंस हो या किसी से डिस्कशन का कंक्लूजन हो, ये सारी चीज़ें हैं, बट डेफिनेटली वो एक वेल रिसर्च होगा। और एक चीज़ मैं और आपको श्योर करना चाहता हूँ कि मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, इसलिए जो भी बातें मैं यहाँ पे कहूँगा ना वो प्रैक्टिकल होंगी, वो आपको अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करना है। बट एज इट इज़ जैसे मैं कहूँगा वैसे ही इम्प्लीमेंट नहीं करना है। किसी के भी दुनिया में किसी के भी एडवाइस को आपको अपने ऊपर एज इट इज़ इम्प्लीमेंट नहीं करना होता है, क्योंकि हर किसी का कंस्ट्रेन अलग अलग होता है। तो आपको अपने कंस्ट्रेन के हिसाब से जो सुटेबल हो उसको इम्प्लीमेंट करना होता है। एक सिंपल सी बात होती है कि गांधी जी के रास्ते पे चल के कोई भी आदमी दोबारा गांधी जी नहीं बन सकता है। हो सकता है दूसरे रास्ते पे चल के वो गांधी जी से आगे निकल जाए। तो आपको ये देखना है कि आपके लिए क्या फिट है, वही आपको करना है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। आप मुझे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनली जुड़ना चाहते हैं तो आप मेरे ट्विटर और इंस्टाग्राम की आईडी को फॉलो कर सकते हैं। तो देखिए, आपको कहाँ से स्टार्ट करना है या फिर आपको क्या पढ़ना है, ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपको रैंकर बनना है या फिर सिलेक्शन लेना है। अब आप में से मैक्सिमम लोग कहेंगे कि कौन रैंकर नहीं बनना चाहता है, हम भी रैंकर बनना चाहते हैं, रैंकर ही बनेंगे। देखिए, मैं तो कहूँगा कि पहले आप अपने सिलेक्शन को एश्योर करो, इसके बाद आप रैंकर बन जाना। पहले ये एश्योर करो कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और आपका सिलेक्शन एश्योर करने के लिए कैसे होगा ये, इसके लिए आपको पूरा सिलेबस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जब आप अपने पेपर के नीड को समझोगे, एग्ज़ाम के नीड के समझोगे, उसके जब ट्रेंड को समझोगे, तो आपको पता चलेगा कि यार यहाँ पे जो 70 से 80% क्वेश्चन है ना, वो हमारे सिलेबस के 50 से 55% के पोर्शन से ही आया है। अब ये जो मैं 50 से 55% का पोर्शन बता रहा हूँ, ये ऐसा नहीं कि सिलेबस का 4 यूनिट कट कर दिया, आपने 4 यूनिट पढ़ लिया, उस तरीके से डिवाइड नहीं करना है इसको इस तरीके से डिवाइड करना है कि हर यूनिट का कौन सा इंपॉर्टेंट पोर्शन है। जैसे मैं सिंपल एग्जांपल दूं, इंजीनियरिंग की हम बात कर रहे हैं, तो जैसे अगर मैं थर्मोडायनेमिक्स लेता हूं, तो थर्मोडायनेमिक्स में कुछ टॉपिक हैं जो मैं आपको पिक करके बताता हूं। जैसे कि अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा, अगर बेसिक थर्मोडायनेमिक्स से, तो आपके सिस्टम या प्रॉपर्टी से पूछ लिया जाता है। फर्स्ट लॉ में पूछा जाता है आपके स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन से। सेकेंड लॉ में आपसे पूछा जाता है सीओपी या एफिशिएंसी पूछ लेता है, या फिर एंट्रोपी पूछ लेता है। तो मोस्ट प्रोबेबली आपके थर्मोडायनेमिक्स से 4 से 5 क्वेश्चन अगर पूछे गए हैं, तो 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से तो रहेंगे। इसी तरीके से हर सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट पोर्शन होता है जहाँ से कंटिन्यूअसली क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये बात आपको कहाँ से पता चलेगी, आपके पेपर के ट्रेंड से
पैटर्न से, एग्जाम के ट्रेंड से, किस टाइप से ट्रेंड चल रहा है। और ट्रेंड को समझने के लिए आपको प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करना पड़ेगा। इसीलिए मैं हर बार आपसे कहता हूं कि आप शुरुआत करो प्रीवियस ईयर का। हो सकता है आपकी पढ़ाई अच्छी नहीं हो, फिर भी आप 1-2 साल का प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करो, ताकि आपको पेपर का ट्रेंड पता चले, आपको ये पता चले कि किस चीज़ को फोकस के साथ पढ़ना है। तो आपको सिलेक्शन लेने के लिए 100% सिलेबस कभी नहीं करना होता है। आप 50 से 55% का सिलेबस कर लो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब ये हो सकता है कि पेपर टफ रहेगा, तो देखो टफ और इजी कोई मैटर नहीं करता है। टफ रहेगा तो सबके लिए रहेगा, अगर इजी रहेगा तो इजी भी सबके लिए रहेगा। अगर टफ हुआ, हम इन जनरल बात करें किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, अगर पेपर आपका टफ हुआ तो जो कट ऑफ होती है ना, वो 50 से 55% या फिर अप टू 60% तक जाती है। ये मैं सिलेक्शन की बात कर रहा हूँ, कट ऑफ की, जनरल कैटेगरी की। अप डाउन कर लेना आप कैटेगरी के हिसाब से। अगर पेपर आसान हुआ तो सबके लिए आसान रहेगा, और वहाँ पे जो आपके कट ऑफ होती है ना, वो कुछ 60 से 65% जाती है। किसी भी एग्ज़ाम की मैं बात कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा कट ऑफ किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की नहीं जाती है। अगर वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है तो, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो थोड़ा सा कट ऑफ इससे ऊपर जा सकती है। तो ये जो पोर्शन है, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि 50 से 55% का जो सिलेबस है, वहीं से आपके पेपर का 70 से 80% आता है। तो यही करने के बाद आपका सिलेक्शन इजीली हो जाता है, अगर हम वहाँ पे 10% का ह्यूमन एरर भी लगाते हैं तो। अगर आपको सिलेक्शन लेना है माय डियर फ्रेंड, तो आपको पूरा सिलेबस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसे हम कहते हैं स्मार्ट स्टडी। सिलेक्शन के लिए अगर आप स्मार्ट स्टडी करते हो, थोड़ा सा रिसर्च करके आप, तो आपका सिलेक्शन 100% श्योर है। अगर आप एक बार सिलेक्शन अपना श्योर कर लेते हो, जैसे आप अपना सिलेक्शन श्योर करोगे, आप हर सब्जेक्ट से कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ोगे, तो आप हर सब्जेक्ट से अवेयर भी हो जाओगे, सिलेक्शन भी श्योर हो गया। अब आपको अगर रैंक लानी है, तो रैंक लाने के लिए थोड़ा सा आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। आपने हमेशा सुना होगा हार्ड वर्क करो, हार्ड वर्क। तो स्मार्ट वर्क आपने कर लिया, अब आपको करना है हार्ड वर्क अगर आपको रैंक लानी है तो। उसके लिए जैसे कि हमने डिस्कस किया कि आपका 70 से 80%, 50 से 55% में आएगा, तो बाकी जो 20 to 30% है वो आपका 40 से 45% में से आता है। तो वो जो 20 to 30% का जो आपका क्वेश्चन है, उसके लिए आपको 40 to 45% सिलेबस पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए रैंक लाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि उससे कम पढ़ के आपने ज़्यादा परसेंटेज कवर कर लिया। और रैंकर बनना है तो आपको वो क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में करने पड़ते हैं जिसको बाकी लोग छोड़ रहे हैं, तभी तो आप उनसे आगे जाओगे। तो अगर आपको रैंकर बनना है तो आपको पूरा सिलेबस करना है, डेफिनेटली पूरा सिलेबस करना है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो पूरा सिलेबस पे आपको फोकस नहीं करना है, आपको स्मार्टली डिवाइड करना है कि कौन सा पोर्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको वही करना है। अब तीसरी बात करते हैं कि क्या आउट ऑफ सिलेबस कुछ आता है। तो आउट ऑफ सिलेबस वैसे मैं कभी भी किसी को एडवाइस नहीं करता हूं कि आपको आउट ऑफ सिलेबस जाना चाहिए, बट आपने अगर सिलेक्शन ले लिया, आपने अगर रैंक भी अचीव कर लिया, और आप उस रैंक को एकदम एश्योर करना चाहते हो कि किसी भी हालत में ये रैंक नीचे नहीं आना चाहिए, तो थोड़ा सा उसके आसपास जो आपका सिलेबस है, उससे रिलेटेड जो एप्लीकेशंस हैं, थोड़े आसपास की चीज़ें भी आप पढ़ सकते हो। कि मान लो कोई 1-2 क्वेश्चन, 2-4 क्वेश्चन एग्जामिनर है जो पेपर बना रहा है, उसके दिमाग में कुछ आ गया, इधर उधर का डाल दिया, तो ये भी एश्योर हो जाएगा कि उसको भी आप अटेम्प्ट कर पाओगे। तो अगर आपने पूरा कर लिया है सिलेबस, तभी आप आउट ऑफ सिलेबस के बारे में सोचें, अदरवाइज नहीं सोचें। एक एडवाइस मैं और आपको देना चाहूँगा, अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हो तो मैं कहूँगा आप एग्ज़ाम में जब बैठो तो ये प्री-एज्यूम करके बैठो कि दुनिया का सबसे अनलकी इंसान मैं ही हूँ। अगर मैंने गलती से तुक्का मारा तो ये 100% मुझे नेगेटिव मार्किंग देगा। इस बात को भाई जितना जल्दी आप अपने दिमाग में बिठा सकते हो बिठा लो, अदरवाइज सिलेक्शन नहीं होगा। इसके 2 फायदे होते हैं। अगर आपने इसको अपने दिमाग में बिठा लिया, तो पहले अगर आपने बिठा लिया है तो आप क्या करोगे, थोड़ा ज़्यादा मेहनत करोगे, क्योंकि आप तुक्के पे रिलाई नहीं कर रहे हो। ज़्यादा मेहनत करोगे, आप ज़्यादा चीज़ पढ़ पाओगे, तो वहाँ से भी आपके मार्क्स इम्प्रूव होंगे। दूसरी बात, दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं है जो तुक्के से पॉजिटिव मार्क्स ला सकता है। ये मैथमेटिक्स कहती है, किसी के साथ कोई यहाँ पे पार्शियलिटी नहीं होती। तो तुक्का तो आपको मारना नहीं है। अब कुछ लोग कहेंगे किस सिचुएशन में तुक्का मारें। देखिए, एक सिचुएशन में आप तुक्का लगा सकते हो जब आपको ये लगता है कि आपका सिलेक्शन 100% श्योर नहीं होने वाला है, उस टाइम आप तुक्का मारो, कौन रोक रहा है। दूसरी चीज़, आपका पेपर में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तब आप तुक्का लगा सकते हो। तीसरी चीज़, अगर आप 2 ऑप्शन को कट कर सकते हो, 2 ऑप्शन अगर आपने कट कर दिया
और फिर आपको फील होता है कि इन दोनों में से कोई है, बट आपको लगता है कि मोस्ट प्रोबेबली ये हो सकता है, उस टाइम पे आप 1-2 क्वेश्चन में रिस्क ले सकते हो जब आप एकदम बाउंड्री लाइन पे खड़े हो, यार कि पिछली बार का कट ऑफ ऐसा था, मैं इतना कर रहा हूँ, 1-2 क्वेश्चन से हो सकता है मैं आगे पीछे हो सकता हूँ। उस टाइम पे आप 50-50 पे रिस्क ले सकते हो, वो भी आप पूरे ऑप्शन पे रिस्क नहीं ले सकते हो। तो ये मेरी आपके सजेशन है कि आप 100% एग्ज़ाम में तब दिमाग में बिठा के बैठें कि मैं कभी तुक्का नहीं लगाऊंगा। और अब मैं स्पेसिफिक जीपीएससी की बात यहाँ पे एक चीज़ करने जा रहा हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग परेशान हैं अमेंडमेंट को लेके, कि अमेंडमेंट वाला जो पोर्शन, स्पेशली जो अमेंडमेंट सीएमबीआर का है या फिर जीएमबीआर का है या फिर बिहार वाले बीएमबीआर की बात करेंगे, उसमें जो अमेंडमेंट है उस पर आपको कब फोकस करना है। देखिए, पहले आप जो मेन पोर्शन है एक्ट का या फिर रूल का वो आप कर लो, उसके बाद अगर आपको टाइम बचती है तभी आप उस पर फोकस करो। पहले जो ज़्यादा मार्क्स आएंगे वो आपके मेन जो रूल या एक्ट है उससे आएंगे। पहले आप बहुत सारे लोग परेशान हो गए कि सर बताओ कौन सी वेबसाइट है, कहाँ से उसका अमेंडमेंट डाउनलोड करें, कैसे पढ़ें। तो आप रनवे तभी करो जब आप पहले ये सारी चीज़ें कर लिए हो। अगर नहीं किए हो तो पहले आप वहाँ फोकस करो जहाँ से ज़्यादा मार्क्स मिलने वाला है। जैसे 2019 का जो अमेंडमेंट है वो तो 100% करना है, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं सीएमबीआर के अमेंडमेंट की बात कर रहा हूँ। जैसे कि इंटरव्यू में हमने बात किया था, वहाँ के बाद मुझे मैसेज रिसीव होना चालू हुआ कि कौन से वेबसाइट से हम वो अमेंडमेंट पढ़ें। तो वो अमेंडमेंट आप बिल्कुल पढ़ो फॉर द सेफ साइड, बट पहले आप सीएमबीआर तो पढ़ लो। बहुत सारे लोग हैं कि वो सीएमबीआर तो पढ़े नहीं, उसको रिवाइज़ किए नहीं, वो उनको आता नहीं है, फिर भी उनको पहले अमेंडमेंट करना है। भाई पहले सीएमबीआर पढ़ लो, अमेंडमेंट से हो सकता है क्वेश्चन आए ना आए, प्रोबेबिलिटी है नहीं है, बट जहाँ जो चीज़ सिलेबस में मेंशन है उससे तो 100% आएगा। तो जहाँ पे ज़्यादा फोकस करना है आपको पहले वहाँ पे कर लो, वो पढ़ लो, उसके बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो जाके आप अमेंडमेंट पे आपको फोकस करना है। ये स्पेशली जीपीएससी और बीपीएससी के लिए था। और एक चीज़ और मैं कहूँगा कि टेक्निकल वीडियो इस टाइम थोड़े नहीं आ पा रहे हैं। इसका एक रीज़न है कि थोड़ा सा मुझे हेडेक का प्रॉब्लम हो रहा है कंटिन्यूसली लैपटॉप पे बैठने की वजह से। तो मैं कुछ टाइम से ये खुद ही फील कर रहा हूँ कि मैं लैपटॉप पे नहीं बैठ रहा हूँ तो मुझे हेडेक नहीं हो रहा है। तो मैंने ये डिसाइड किया कि कुछ दिन थोड़ा मैं लैपटॉप पे कम वर्क करूँगा, इसलिए आपके टेक्निकल के वीडियोज़ इस टाइम नहीं आ पा रहे हैं। कंटिन्यूसली कुछ लोग पूछ रहे थे कि टेक्निकल के वीडियो नहीं आ रहे हैं, बट जल्दी से जल्दी वो वीडियो मैं रिज्यूम करने की कोशिश करूँगा। और कुछ लोग टेस्ट सीरीज़ के बारे में पूछ रहे थे, तो मैं टेस्ट सीरीज़ भी बना दूंगा। जैसे ही आपके एग्जाम पास आएंगे मैं ट्राई करूँगा कि आपको 2 से 3 एटलीस्ट टेस्ट सीरीज़ मैं दे पाऊँ, ताकि आप खुद को टेस्ट भी कर पाओ। तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक।